भारत 16 साल बाद अपनी जनसंख्या गणना शुरू करेगा और यह पहली डिजिटल जनगणना होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने घोषणा की है कि जाति गणना के साथ साथ जनसंख्या गणना 2 चरणों में की जाएगी और जनसंख्या गणना के लिए संदर्भ तिथि लद्दाख जैसे बर्फ से ढके क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 और देश के बाकी हिस्सों के लिए 1 मार्च 2027 होगी। इस वीडियो में हम भारत की जनसंख्या जनगणना के बारे में विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। जनसंख्या जनगणना एक देश या उसके किसी खास हिस्से के सभी लोगों के बारे में एक खास समय पर जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक जानकारी एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की पूरी प्रक्रिया है। यह जनसंख्या विशेषताओं में रुझान भी प्रदान करती है। भारत की जनगणना दुनिया की सबसे बड़ी प्रशासनिक गतिविधियों में से एक है। यह गृह मंत्रालय के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा आयोजित की जाती है। जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है, जिसकी पहल भारत के तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। जनगणना अधिनियम 1948 एक ऐसा अधिनियम है जो भारत में जनगणना के आंकड़ों के संचालन और प्रकाशन को नियंत्रित करता है। यह जनगणना करने और जनगणना अधिकारियों के कर्तव्यों को निर्धारित करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करता है। जनगणना भारत के संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत एक संघ का विषय है। इसे संविधान की 7वीं अनुसूची में क्रमानुसार 69वें नंबर पर सूचीबद्ध किया गया है। जनगणना के दौरान एकत्र की गई जानकारी इतनी गोपनीय होती है कि यह न्यायालय तक भी पहुंच योग्य नहीं होती। जनगणना अधिनियम 1948 द्वारा गोपनीयता सुनिश्चित की जाती है। अधिनियम में अधिनियम के किसी भी प्रावधान का पालन न करने या उल्लंघन करने पर जनता और जनगणना अधिकारियों दोनों के लिए दंड का प्रावधान है। अब आइए जानते हैं कि जनगणना का क्या महत्व है। सबसे पहले डेटा का स्रोत। भारत की जनगणना भारत की जनसंख्या की विभिन्न विशेषताओं पर विभिन्न सांख्यिकीय डेटा का सबसे बड़ा एकल स्रोत है। शोधकर्ता और जनसांख्यिकीविद जनसंख्या वृद्धि और प्रवृत्तियों का विश्लेषण और अनुमान लगाने के लिए जनगणना डेटा का उपयोग करते हैं। दूसरा, सुशासन। जनगणना के माध्यम से एकत्र की गई जानकारी का उपयोग प्रशासन, योजना और नीति निर्माण के साथ साथ विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के प्रबंधन और मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तीसरा, परिसीमन। जनगणना के आंकड़ों का उपयोग निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और संसद, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व के आवंटन के लिए भी किया जाता है। चौथा, व्यापारों के लिए बेहतर पहुंच। जनगणना के आंकड़े व्यापारों और उद्योगों के लिए भी महत्वपूर्ण हैं ताकि वे अपने व्यवसायों को मजबूत कर सकें और योजना बना सकें ताकि वे उन क्षेत्रों में प्रवेश कर सकें जहां अब तक कोई डेटा उपलब्ध नहीं था। पांचवां, अनुदान। वित्त आयोग जनगणना के आंकड़ों से प्राप्त जनसंख्या के आंकड़ों के आधार पर राज्यों को अनुदान प्रदान करता है। आइए जनगणना के इतिहास पर चर्चा करें। प्राचीन और मध्यकालीन काल का इतिहास। सबसे पुराना साहित्य ऋग्वेद बताता है कि भारत में 800 और 900 ईसा पूर्व के बीच किसी न किसी रूप में जनसंख्या जनगणना की जाती थी। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कौटिल्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र कर संग्रह के लिए राज्य की नीति के उपाय के रूप में जनसंख्या सांख्यिकी के संग्रह को अनिवार्य बनाता है। मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान आईने अकबरी नामक प्रशासनिक रिपोर्ट में जनसंख्या, उद्योग, धन और कई अन्य विशेषताओं पर व्यापक जानकारी शामिल थी। स्वतंत्रता पूर्व काल का इतिहास। प्रारंभिक प्रयास। जनगणना का इतिहास तब शुरू हुआ जब इंग्लैंड ने 1800 में अपनी जनगणना शुरू की। इसके बाद जेम्स प्रिंसेप ने 1824 में इलाहाबाद और 1827-28 में बनारस में जनगणना की। 1830 में हेनरी वॉल्टर ने ढाका में एक भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना की। दूसरी जनगणना 1836-37 में फोर्ट सेंट जॉर्ज में आयोजित की गई। 1849 में भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को पंचवर्षीय जनसंख्या रिटर्न आयोजित करने का निर्देश दिया। पहली गैर समकालीन जनगणना। ये भारत में गवर्नर जनरल लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में आयोजित की गई थी। पहली समकालीन जनगणना।
ब्रिटिश शासन के दौरान पहली समकालीन जनगणना 17 फरवरी 1881 को WC प्लॉडन द्वारा आयोजित की गई थी, जो भारत के जनगणना आयुक्त थे। तब से हर 10 साल में एक बार लगातार जनगणना आयोजित की जाती रही है। आइए हम भारत की जनगणना में प्रमुख घटनाओं पर प्रकाश डालें। पहली जनगणना 1881 में की गई थी। इसमें कश्मीर और फ्रांसीसी तथा पुर्तगाली उपनिवेशों को छोड़कर पूरे ब्रिटिश भारतीय उपमहाद्वीप की जनसंख्या की आर्थिक और सामाजिक विशेषताओं के वर्गीकरण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। दूसरी जनगणना 1891 में की गई थी। इसमें 1881 की जनगणना के लगभग समान ही जनगणना की गई थी। 100% कवरेज प्राप्त करने का प्रयास किया गया था और इसमें वर्तमान ऊपरी बर्मा, कश्मीर और सिक्किम को शामिल किया गया था। तीसरी जनगणना 1901 में की गई थी। इस जनगणना में बलूचिस्तान, राजपुताना, अंडमान और निकोबार, बर्मा, पंजाब और कश्मीर के दूर दराज के इलाके भी शामिल थे। पांचवी जनगणना 1921 में की गई थी। 1911 से 21 तक का दशक एकमात्र ऐसा दशक है जिसमें जनसंख्या में गिरावट देखी गई, जिसमें 10 वर्षों में 0.31% की गिरावट आई। दशक का अंत 1918 के फ्लू महामारी के साथ हुआ, जिसमें कम से कम 12 मिलियन लोगों की जान चली गई। भारत की जनसंख्या 1921 की जनगणना तक बढ़ती रही और 1921 की जनगणना के बाद भी बढ़ती रही। इसलिए 1921 की जनगणना के वर्ष को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में महान विभाजन का वर्ष कहा जाता है। 11वीं जनगणना की अवधि 1971 थी। यह स्वतंत्रता के बाद दूसरी जनगणना थी। इसमें विवाहित महिलाओं के लिए प्रजनन क्षमता की जानकारी के लिए एक प्रश्न जोड़ा गया। 13वीं जनगणना 1991 में की गई थी। यह स्वतंत्र भारत की 5वीं जनगणना थी। इस जनगणना में साक्षरता की अवधारणा को बदल दिया गया और 7 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को साक्षर माना गया। 1981 में 4 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को साक्षर माना गया। 14वीं जनगणना 2001 में की गई थी। इसमें प्रौद्योगिकी में बहुत प्रगति देखी गई। अनुसूचियों को हाई स्पीड स्कैनर द्वारा स्कैन किया गया और अनुसूचियों से हस्तलिखित जानकारी को इंटेलिजेंट कैरेक्टर रीडिंग या ICR का उपयोग करके डिजिटल रूप में परिवर्तित किया गया। एक ICR एक छवि फाइल से हस्तलेखन को कैप्चर करता है। यह ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन या OCR तकनीक का एक उन्नत संस्करण है, जहां मुद्रित अक्षर कैप्चर किए जाते हैं। 15वीं जनगणना 2011 में आयोजित की गई थी। 2011 की जनगणना में EAG राज्यों यानी सशक्त कार्यवाही समूह राज्यों यानी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा में पहली बार जनसंख्या में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। 16वीं जनगणना 2021 में आयोजित की जानी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण 2021 की जनगणना स्थगित कर दी गई। हालांकि 2027 की जनगणना स्वगणना प्रणाली को शामिल करने वाली पहली डिजिटल जनगणना होगी। पहली बार इसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के किसी व्यक्ति द्वारा संचालित घरों और उनके सदस्यों के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। इससे पहले केवल पुरुषों और महिलाओं के लिए एक कॉलम था। 2011 के बाद ये पहली बार है जब जाति और जनजाति के बारे में विस्तृत जानकारी एकत्र की जाएगी। 2027 की जनगणना 2 चरणों में आयोजित की जाएगी। पहला चरण हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO है, जो अक्टूबर 2026 में शुरू होगा। इस चरण में घरों, घरेलू आय, संपत्तियों और सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। ये चरण लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे बर्फ वाले क्षेत्रों में 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा। दूसरा चरण जनसंख्या गणना PE देश के बाकी राज्यों में 1 मार्च 2027 से शुरू होगा। इस चरण में प्रत्येक घर के सदस्य की जनसांख्यिकीय, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य व्यक्तिगत जानकारी एकत्र की जाएगी। आगामी राष्ट्रीय जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय एक बड़ा कदम है, जिसका भारत के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्य पर दूरगामी प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। आइए भारत में जाति गणना के मुख्य पहलुओं और इतिहास पर चर्चा करें। 1881 से 1931 तक भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान जाति गणना जनगणना अभ्यास की एक नियमित विशेषता थी।
अंतिम व्यापक जाति गणना डेटा 1931 में प्रकाशित किया गया था। स्वतंत्रता की बाद की अवधि में 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सरकार ने राष्ट्रीय जनगणना में व्यापक जाति संबंधी डेटा एकत्र करने की प्रथा को बंद कर दिया, मुख्य रूप से सामाजिक विभाजन को मजबूत करने से बचने के लिए। हालांकि 1951 से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों पर डेटा हर जनगणना में एकत्र और प्रकाशित किया जाता रहा है, ताकि उनकी प्रगति की निगरानी की जा सके और सकारात्मक कार्रवाई नीतियों को लागू किया जा सके। 2011 में SECC के माध्यम से सामाजिक आर्थिक डेटा के साथ साथ जाति डेटा एकत्र करने का प्रयास किया गया था। जबकि सामाजिक आर्थिक डेटा प्रकाशित किया जाता है, सटीकता और वर्गीकरण में चुनौतियों के कारण जाति डेटा को सार्वजनिक नहीं किया गया है। विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने अपनी जाति जनगणना की मांग को फिर से दोहराया है, ये तर्क देते हुए कि ये साक्ष्य आधारित नीति निर्माण, संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने और समकालीन सामाजिक असमानताओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने को मंजूरी दी। ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है, क्योंकि ये पहली बार होगा कि राष्ट्रीय जनगणना के हिस्से के रूप में व्यापक जाति डेटा SC और ST से परे एकत्र किया जाएगा। अगली जनगणना 1 मार्च 2027 तक होने की उम्मीद है। बिहार, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे कुछ राज्यों ने हाल के वर्षों में अपनी आबादी के लिए विशिष्ट डेटा एकत्र करने के लिए अपने स्वयं के जातीय सर्वेक्षण किए हैं। अब जाति जनगणना के पक्ष और विपक्ष में दो तर्क हैं। पहला, ये साक्ष्य आधारित नीति निर्माण में मदद करता है। ये सामाजिक आर्थिक स्थिति, शिक्षा स्तर और विभिन्न जाति समूहों के प्रतिनिधित्व के बारे में सटीक और व्यापक जानकारी प्रदान करता है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण संभव हो पाता है। दूसरा, मौजूदा आरक्षण नीतियां काफी हद तक पुराने डेटा पर आधारित है, जैसे कि अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 1931 की जनगणना। एक नई जनगणना इन नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन करने और आवश्यक समायोजन करने के लिए वर्तमान संख्याएं प्रदान कर सकती है। तीसरा, ये विभिन्न समुदायों द्वारा सामना की जाने वाली परस्पर संबंधित असमानताओं और विषमताओं की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने में मदद करता है। चौथा, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुरूप है, जो सरकार को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने का अधिकार देता है। अब जाति जनगणना के बारे में चिंता के कई कारण हैं। पहला, ये जाति विभाजन को मजबूत कर सकता है। कुछ आलोचकों को डर है कि जातीय पहचान की जनगणना जातीय पहचान को मजबूत कर सकती है और एकता बनाने के बजाय सामाजिक विभाजन को बढ़ा सकती है। दूसरा, भारत भर में हजारों जातियों और जनजातियों को परिभाषित और वर्गीकृत करना एक जटिल कार्य है। तीसरा, डेटा के महत्वपूर्ण राजनीतिक निहितार्थ हो सकते हैं, जिससे आरक्षण की मांग बढ़ सकती है और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में बदलाव हो सकता है। ये पहली बार होगा जब जनगणना पूरी तरह से डिजिटल तरीके से की जाएगी। इसके लिए सरकार एक खास पोर्टल या मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी, जहां नागरिक घर बैठे अपनी जानकारी भर सकेंगे। जनगणना पोर्टल खुलने के बाद व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं और अपना विवरण भर सकते हैं। जनगणना पोर्टल पर व्यक्तियों को जनसंख्या गणना के लिए फॉर्म भरना होगा। विभिन्न विकल्पों को भरने के लिए स्क्रीन पर कोड प्रदर्शित किए जाएंगे। स्वगणना पूरी होने के बाद व्यक्तिगत मोबाइल फोन पर एक पहचान संख्या भेजी जाएगी। जब गणनाकर्ता घर सूचीकरण अभ्यास के लिए जाता है, तो आईडी नंबर साझा किया जा सकता है, जो पहले से ऑनलाइन भरे गए सभी डेटा को स्वचालित रूप से सिंक कर देगा। जनगणना के बारे में और विस्तृत जानकारी, जैसे कि विशिष्ट वेबसाइट लिंक या ऐप डाउनलोड विवरण, जनगणना की शुरुआत के करीब सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे।